सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। ओके, अब आ रही है? यस सर। हाँ, सो लास्ट क्लास में हमने इंटीग्रेशन टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। अब हमें वेक्टर शुरू करना है। सो हम यहीं से शुरू करेंगे, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। देखो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज को ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटीज। ये दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज को। जब भी हम इनका मेजरमेंट करते हैं तो कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? टू पार्ट्स में, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिनको अगर हम मेजर करते हैं तो सिर्फ उनका मैग्नीट्यूड ही मेजर किया जाता है, डायरेक्शन की कोई परवाह नहीं की जाती, सिर्फ मैग्नीट्यूड। जैसे मास, लेंथ, टाइम, इनका क्या होता है? ओनली मैग्नीट्यूड ही होता है। मास की कोई डायरेक्शन होगी क्या? जैसे मैंने बोला मेरा मास 65 kg है, तो ऐसे बोलूंगा कि ईस्ट एक्सिस में या नॉर्थ में या साउथ में? डायरेक्शन की जरूरत है क्या? नहीं है, ठीक है। सो ऐसी क्वांटिटीज जिनमें ओनली मैग्नीट्यूड्स होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, उनको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। और ऐसी क्वांटिटी जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। समझ में आया क्या? जैसे मैंने बोला मैं एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहा हूँ, मैंने बोला 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, तो आप बोलोगे सर किस डायरेक्शन में लगा रहे हो? ये भी तो जरूरी है कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, तभी तो आपको एग्जैक्ट पता लगेगा कि फोर्स राइट में लग रहा है या लेफ्ट में या अप या डाउन, नॉर्थ में, साउथ में, किधर लग रहा है। डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि मैंने बोला मैं एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा हूँ, तो फिर इसमें क्वेश्चन बनता है कि सर किस तरफ लगा रहे हो फोर्स, मीन्स डायरेक्शन की भी जरूरत है बताने की। समझ में आया क्या? तो फोर्स में मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, तो कंप्लीट फोर्स को मैं कैसे बोलूंगा कंप्लीटली? कि जैसे मैंने बोला 10 न्यूटन में फोर्स लगा रहा हूँ टुवर्ड्स ईस्ट, तो डायरेक्शन भी पता लग गई। कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, मैग्नीट्यूड भी कितना भी हो सकता है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, उसको क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज। समझ में आया? जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन, फोर्स, ये सब कौन सी क्वांटिटीज है? वेक्टर क्वांटिटीज है। समझ में आया? सो मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, इस तरीके से हम फिजिकल क्वांटिटीज को टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आया? सो लिख लो, स्केलर में क्या होता है? ओनली मैग्नीट्यूड। जैसे फॉर एग्जांपल लेंथ, मास, टाइम, स्पीड, एनर्जी। समझ में आया? एंड देन वेक्टर्स में क्या होता है? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन, फोर्स, एटसेट्रा। समझ में आया क्या? हाँ, ठीक है। Yes. अब देखो वेक्टर क्वांटिटी को हम ऐसे लिखते हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट है एस, तो इसके ऊपर ऐसे एस वेक्टर लिखेंगे। समझ में आया? वेलोसिटी है वी, तो इसके ऊपर ऐसे लिखेंगे वी वेक्टर। एक्सेलेरेशन है ए, तो इसके ऊपर लिखेंगे ए वेक्टर। फोर्स है एफ, तो इसके ऊपर लिखेंगे एफ वेक्टर। समझ में आया? अब जैसे मैंने सिर्फ एफ लिख दिया तो मतलब मैंने डायरेक्शन नहीं बताया, ओनली क्या बताया? मैग्नीट्यूड। और अगर मैंने एफ वेक्टर लिखा हुआ है तो मतलब मुझे मैग्नीट्यूड भी बताना है और डायरेक्शन भी बतानी है। समझ में आया क्या? हाँ, आया समझ में? जैसे मैंने बोला एफ Yes वेक्टर sir. इज इक्वल टू 30 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट। समझ में आया क्या? और अगर सिर्फ एफ लिखूंगा तो लिखूंगा 30 न्यूटन। आया समझ में? समझ में आया? वैसे अगर मैं सिर्फ ए लिखा हुआ है तो वो एक्सेलेरेशन है, उसमें डायरेक्शन नहीं है, उसका मैग्नीट्यूड है ओनली। वैसे वेलोसिटी है तो इसका मैग्नीट्यूड है v, एस का मैग्नीट्यूड होगा एस,
तो इसका मीनिंग क्या है? ओनली मैग्नीट्यूड। और ये सब क्या है? इनमें मैग्नीट्यूड भी है जिसके ऊपर एरो लगाया हुआ है, और डायरेक्शन भी है। समझ में आया क्या? वेक्टर में तो दोनों चीज Yes, होती sir. है, मैग्नीट्यूड Yes, भी होता sir. है, डायरेक्शन भी होता है। तो कभी कभी हो सकता है ओनली मैग्नीट्यूड ही बोल दिया जाए, तो उसको फोर्स फिर उसके ऊपर का एरो हटाना पड़ेगा। अगर आपने एरो भी लगाया तो मतलब डायरेक्शन भी साथ में होनी चाहिए। समझ में आया क्या? आया समझ में? Yes, sir. तो अब लिखो नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन। तो स्केलर पढ़ने की जरूरत है क्या? अब हम वेक्टर शुरू करेंगे। स्केलर में ओनली मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड को ऐड करना, सबट्रैक्ट करना, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, ये सब हमें आता है, बचपन से मैथमेटिक्स में हमने सीखा है। जैसे एक ऑब्जेक्ट, इसका मास है 5 kg, और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसका मास है 2 kg, ठीक है? तो टोटल मास कितना हुआ? 7 kg। हमें ऐड करना आता है, स्केलर्स को ऐड करना बहुत इजी होता है, डायरेक्टली एडिशन सब्ट्रैक्शन सब हो जाता है। बट वेक्टर, हमें वेक्टर्स सीखना है। वेक्टर का एडिशन कैसे करेंगे, समझ में आया? सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे? जैसे मैं मान लो इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स इधर लगा रहा हूँ और एक फोर्स ऊपर लगा रहा हूँ, इधर 10 न्यूटन लगा रहा हूँ, 10 न्यूटन ऊपर लगा रहा हूँ। मैंने पूछा नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो इसमें डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते 10 + 10 20, नहीं, गलत हो जाएगा। डायरेक्शन भी देखनी पड़ती है इसमें। किसमें? वेक्टर्स। समझ में आया क्या? डायरेक्शन के साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन चेंज हो जाता है। जैसे मान लो 10 इधर लग रहा है और 10 पीछे लग रहा है, तो फिर नेट फोर्स 0 हो जाएगा। और 10 इधर लग रहा है और 10, दोनों 10 10 इधर लग रहे हैं, तो नेट फोर्स 20 हो जाएगा। समझ में आया क्या? Yes, sir. सो हमें अब क्या पढ़ना है? स्केलर नहीं पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है? वेक्टर पढ़ना है। वैसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है फिजिकल क्वांटिटी को, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर का आपको पूरा आता है, स्केलर एडिशन, स्केलर सब्ट्रैक्शन, स्केलर डिवीजन। समझ में आया क्या? वो तो सिंपल होता है, वो हमें मैथ्स में आता है, पूरा मैथमेटिक्स में सीखा हुआ है। हम पढ़ेंगे वेक्टर्स। तो वेक्टर्स का बेसिक से लेके हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, रिजोल्यूशन सब पढ़ेंगे। समझ में आया क्या? हाँ। सो Yes. नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? Yes, सबसे पहले sir. तो हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये पढ़ेंगे, ठीक है? सो जैसे मान लो वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो ये वाला एरो तो सिंबल है, तो ये तो फोर्स का सिंबल हुआ है, तो ये तो सिंबल है। जस्ट फोर्स वेक्टर को ऐसे लिखते हैं। समझ में आया? मैं क्या बता रहा हूँ वो अभी ध्यान से देखना। जैसे ये कोई एरो है, तो वेक्टर में क्या क्या होता है? एक तो मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन होती है। तो इस एरो की जो लेंथ होगी, इस एरो की जो लेंथ होगी वो मैग्नीट्यूड होगा इसका, वेक्टर का। और इसके हेड की जो डायरेक्शन होगी, ये जो हेड बता रहा है ये डायरेक्शन होगी। समझ में आया क्या? तो एरो, जैसे मैंने बोला 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है और 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है उसके एरो की लेंथ भी ज्यादा होगी। समझ में आया क्या? Yes. 20 न्यूटन का फोर्स को अगर मैं एरो से रिप्रेजेंट करूंगा तो 10 न्यूटन के फोर्स के कंपेयर में उसकी लेंथ डबल होगी। समझ में आया? और हेड, एरो का हेड हम किस तरफ रखेंगे? जिस तरफ वो वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन होती है। जैसे मैंने बोला ईस्ट में फोर्स लग रहा है, तो एरो को ईस्ट में दिखाएंगे। नॉर्थ में फोर्स लग रहा है तो एरो को नॉर्थ में दिखाएंगे। वेस्ट में फोर्स लग रहा है तो एरो को वेस्ट में दिखाएंगे। साउथ में फोर्स लग रहा है तो एरो को साउथ में दिखाएंगे। समझ में आया क्या? Yes, sir. लिखा है तक? लिख लिया? Yes, sir. सो magnitude of vector is given by length of arrow and direction of vector
is given by head of arrow. एरो का हेड और एरो का टेल पता है ना? जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, एक कार ट्रेवलिंग with 30 meter per second in direction 60 degree north of east. नॉर्थ ऑफ ईस्ट हमें ड्रॉ करना है, ड्रॉ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्स वेलोसिटी। क्वेश्चन में क्या गिवन है? एक कार है जो 30 मीटर पर सेकंड से चल रही है, ठीक है, डायरेक्शन भी गिवन है 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। हमें तो ये वेलोसिटी वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन करना है। ये हमें क्या गिवन है? ये वेलोसिटी गिवन है। वेलोसिटी मतलब क्या होता है? कितनी मैग्नीट्यूड से वो कार चल रही है, मतलब स्पीड बोल दो उसको, और किस डायरेक्शन में चल रही है। मतलब वेलोसिटी में कार की स्पीड भी पता होती है हमें। स्पीड होता है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी। समझ में आया क्या? समझ में आया? तो कार की स्पीड क्या है यहाँ पे? 30 मीटर पर सेकंड, और उसमें डायरेक्शन भी लगा देंगे तो वो बन जाएगा वेलोसिटी। स्पीड के साथ डायरेक्शन लगा दो तो क्या बन जाता है? वेलोसिटी। स्पीड तो स्केलर क्वांटिटी है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। समझ में आया क्या? तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर ऐसे लिखते हैं, ठीक है, कितना है? 30 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये गिवन है। अब इसको मुझे रिप्रेजेंट करना है, ये वेक्टर मुझे रिप्रेजेंट करना है। समझ में आया क्या? तो कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले तो हमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पता होना चाहिए। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हम इसको टॉप से देखते हैं, ठीक है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब किस प्लेन में होती है? हॉरिजॉन्टल प्लेन में होती है ना। जैसे ईस्ट उधर है, वेस्ट इधर है, नॉर्थ उधर होगा और साउथ उधर होगा। समझ में आया? ऊपर नीचे ईस्ट वेस्ट नहीं होती, ठीक है। आया समझ में? ईस्ट वेस्ट सब किस प्लेन में होती है? हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो यहाँ पर ये ईस्ट है, ये जैसे ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो हम इसको, मैंने कैसे दिखाया तुम्हें? टॉप से, ऊपर से देख रहे हैं हम ऐसे। समझ में आया? समझ में आया? ऐसे समझो कि किसी एरोप्लेन से देख रहे हैं हम ग्राउंड को, तो चारों डायरेक्शन दिख रही है हमें। समझ में आया? तो कार किधर जाते हुए दिखेगी हमें? ऊपर से देखेंगे ग्राउंड को तो कार किधर जाते हुए दिखेगी? 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो कैसे समझेंगे 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट? तो बताओ, ईस्ट से 60 डिग्री एंगल बनाना है या नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 60 डिग्री एंगल बनाना है? कैसे समझेंगे इसको? एंगल किधर बनाए 60 डिग्री? देखो, ये सब पढ़ने से समझ में आ जाएगा। नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब ईस्ट की तरफ जाने से 60 डिग्री उधर चले जाओ। समझ में आया क्या? हाँ, यस तो किधर ये कार, अगर हम ऊपर से देखेंगे टॉप से, तो इस तरफ जा रही है 60 डिग्री पे, ऐसे। समझ में आया क्या? हाँ, जैसे मैंने बोला कि 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, तो वो किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा। समझ में आया? ये एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। जैसे मैंने बोला 40 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, तो नॉर्थ पे जाने की जगह इधर 40 डिग्री चले जाओ। मतलब ये तो नॉर्थ होता है, इधर ना जाके 40 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, तो इधर चले जाओ, ये 40 डिग्री। समझ में आया क्या? तो ऐसे डायरेक्शन तुम्हें पहचानना आता है ना? यस ऐसे किसी में आया कि इधर डिग्री की टर्म्स में, तो मान लो ऐसा लिखा होता नॉर्थ ईस्ट, सिर्फ कुछ एंगल नहीं लिखा होता। क्या लिखा होता? ए कार इज मूविंग विद 30 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। इसका मीनिंग क्या होता है? जब ऐसे लिखा हो नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट या साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट, इसका मीनिंग होता है एकदम बीचों बीच जा रही है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच, मतलब 45 डिग्री पे। समझ में आया? अगर कोई डिग्री नहीं गिवन है, सिंपल नॉर्थ ईस्ट लिखा हुआ है, तो ये एंगल कितना होगा? 45 डिग्री। ऐसा समझ में? तो हमें अब
इसका एरो तो बताएगा मैग्नीट्यूड, एरो की लेंथ। तो हम क्या करते हैं, अगर ग्राफ में वेक्टर बनाते हैं, हम यहाँ तो कोई ग्राफ में नहीं बना रहे, समझ में आया, ग्राफ में बनाते तो हमको स्केल मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड। तो 30 मीटर पर सेकंड बताने के लिए कितनी लेंथ का एरो बनाएंगे, 3 सेंटीमीटर का। समझ में आया। तो मैंने क्या किया, ये इस तरफ मुझे पता है ये ईस्ट है, तो यहां से 3 सेंटीमीटर का एरो बना दिया। समझ में आया, कितने डिग्री पर, 60 डिग्री पर। आया समझ में। तो ये जो इसका हेड है वो इसकी डायरेक्शन बता रहा है, और ये कौन सा वेक्टर है, ये वेलोसिटी वेक्टर है। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 30 मीटर पर सेकंड, और डायरेक्शन क्या है। क्या अगर मैं तुम्हें ये ना लिखूं, मान लो मैं तो ये हाइट कर दूं, मैं पूरा ये क्वेश्चन हाइट कर दूं, तो ये देख के तुम बता सकते हो, यहाँ पर मैंने लिख दिया है 30 है, तो तुम बोल सकते हो कार किधर जा रही है, सिर्फ ये देखकर Yes, sir. Yes, sir. बोल सकते हो ना, कार जा रही है 30 से, किधर जा रही है, 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। समझ में आया क्या। Yes, Yes, इसके लिए sir. हमें रिप्रेजेंटेशन समझ में आना चाहिए, सिंपल सी बात है, सबको आता है इतना तो, है ना। लिखो इसको। अब देखो, जैसे मैंने तुम्हें दो एरो बनाया हुए, 2 वेक्टर से, एक ये है और एक ये। तो इनको देख के ये बता सकते हो इनका क्या चीज सेम है, Direction same है। डायरेक्ट डायरेक्शन सेम है ना, डायरेक्शन सेम है दोनों की, है ना। जैसे ये दोनों क्या सेम है इनकी, डायरेक्ट Direction। डायरेक्शन। और मैग्नीट्यूड, Magnitude अलग है। मैग्नीट्यूड अलग अलग है। मान लो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो बी वेक्टर और ए वेक्टर की डायरेक्शन तो सेम है, बट इसका बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, देखो मैग्नीट्यूड को हम या तो ऐसे लिखेंगे, जैसे मैंने बोला था ना, एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे बोलते हैं, एफ। समझ में आया, एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, एफ। या फिर इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, यहाँ पर लिख लो तुम, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, एफ वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे, वेक्टर के आगे मोड लगा दो, वेक्टर के आगे क्या लगा दो, मोड। जैसे इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा, ए। तो या तो आप ए लिखो या फिर ऐसे लिखो, एक ही बात। समझ में आया। या फिर वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। ये सब भी मैग्नीट्यूड ही है। समझ में आया। हमें जैसे अच्छा लगता है वैसे लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड। ठीक है, लिख लिया सबने। तो ये Yes, एफ sir. वेक्टर का मैग्नीट्यूड या तो आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है। समझ में आया क्या। वो इस एग्जांपल में कितना है, 30 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पर बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, इसको देख के मुझे साफ साफ दिख रहा है, वो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से बड़ा है कि नहीं है, इस वाले एग्जांपल में। Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया। वैसे इसमें ये वाले का इसका बड़ा है, ठीक है, वो तो सेम ही एग्जांपल हो गया। अगर जैसे मान लो इसमें डायरेक्शन सेम है, इसमें डायरेक्शन क्या है, सेम है, ठीक है, तो इनके बीच का एंगल हो गया 0 डिग्री। जब डायरेक्शन सेम होती है तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या होता है, 0 डिग्री। मान लो 2 कार दोनों ईस्ट में जा रही है, तो दोनों का वेक्टर बनाएंगे तो उनके बीच का एंगल क्या होगा, अगर दोनों ईस्ट में जा रही है तो 0 डिग्री होगा। समझ में आया। अभी नेक्स्ट हम यही पढ़ने वाले, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। अब जैसे मान लो कि ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये, क्या इनकी डायरेक्शन सेम है क्या, नो सर No. नहीं, अपोजिट है इनकी डायरेक्शन। इनको बोलेंगे एंटी पैरेलल वेक्टर या अपोजिट वेक्टर्स। समझ में आया। इनको क्या बोलेंगे, तो एक ईस्ट में है तो दूसरा वेस्ट में जा रहा है, एक कार ईस्ट में जा रही है तो दूसरी वेस्ट में जा रही है, तो दोनों एक दूसरे से कितने एंगल पे जा रही है, कितने एंगल पे जा रही है दोनों एक दूसरे से, 180. 180। तो इस केस में 180 डिग्री होगा एंगल। समझ में आया, आया सबको समझ में। Yes, sir. यस सर
लिख लिया? 1 minute, sir. तो मुझे बताओ, एक कार ईस्ट में जा रही है और एक नॉर्थ में जा रही है, तो कितना एंगल हुआ? 90 डिग्री। 90 डिग्री। और मुझे बताओ, इसमें बताओ, अगर एक कार ईस्ट में जा रही है ये वाली, और एक इस इधर जा रही है 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, इनके बीच में कितना एंगल है? 60 डिग्री। 60 डिग्री। समझ में आया क्या? तो ऐसे ही निकालना है एंगल। Yes. एंगल ऐसे निकालते हैं कि दोनों वेक्टर के टेल से टेल मिला दो, दोनों वेक्टर की टेल से टेल मिला दो, फिर उनके बीच का एंगल देख लो। समझ में आया क्या? नेक्स्ट टॉपिक लिखो, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। जैसे मैंने दो वेक्टर बनाए हुए यहाँ पे, एरो से बनाते हैं वेक्टर, एक ये है और एक ये, ठीक है। इनके बीच में मुझे एंगल पता करना है, तो मैं क्या करूंगा, किसी एक को शिफ्ट करूंगा। अब देखो, शिफ्ट करते वक्त मुझे ध्यान रखना है कि एरो की लेंथ चेंज नहीं होनी चाहिए। क्या क्या ध्यान रखना है? एरो की लेंथ चेंज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, है ना। और एरो का हेड रोटेट नहीं होना चाहिए, एरो रोटेट नहीं होना चाहिए, मतलब रोटेट होने से डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? यस सर। अगर एरो को Yes, रोटेट sir. कर दो तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, और लेंथ को चेंज कर दो तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। तो हमें एंगल निकालना है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज थोड़ा ना कर सकते। समझ में आया क्या? Yes. हाँ, यस सर। दो वेक्टर के बीच का एंगल पूछा है, तो हम हमारे हिसाब से डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो एंगल भी चेंज हो जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, ये सबका ध्यान रखते हुए वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करेंगे। कैसे शिफ्ट करेंगे? जैसे इस वेक्टर को मैं, ये जो वेक्टर है इसको उठा के ऐसे पैरेलल शिफ्ट कर रहा हूँ, ये ऐसे देखो, डायरेक्शन घूम रही है क्या? मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है क्या? No, sir. तो मैं इसको No, sir. उठा के कहीं भी रख दूं, कहीं पे भी रख दो इसको उठा के, कुछ भी चेंज नहीं होगा। समझ में आया? वेक्टर सेम रहेगा। इसको पैरेलल कहीं पे भी शिफ्ट कर दो, पैरेलल इसके डायरेक्शन के, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो मैंने इसको उठा के यहाँ रख दिया, इसकी टेल से टेल पर। अब ये वाला एंगल जो होगा, स्मॉलर वाला, छोटा वाला, देखो इससे ऐसे भी तो समझ में आ जाता है हमसे, यही एंगल है। ये जो एंगल मैंने बनाया थीटा, ये तो एंगल है इन दोनों वेक्टर का। समझ में आया क्या? क्योंकि एक, मान लो ये वेलोसिटी वेक्टर है, तो एक इधर जा रहा है और एक उधर, तो यही वाला एंगल हुआ ना। समझ में आया क्या? हाँ, यस सर। मान लो दो वेक्टर ऐसे होते, एक ऐसे होता और एक ऐसे होता। अब इनके बीच में एंगल कैसे निकालते? फिर से क्या करते, एक को पैरेलल शिफ्ट करते, टेल से टेल मिला देते, तो एक ऐसा है और एक ऐसा है, तो ये वाला एंगल होगा पूरा। होगा कि नहीं होगा? यस सर। हाँ। Yes, sir. तो इसको कैसे शिफ्ट करेंगे हम? देखो, शिफ्ट करेंगे तो हेड पे रख देंगे तो गलत आंसर आएगा, यहाँ रख दूंगा तो एंगल गलत आएगा। ये मत बोल देना कि सर ये एंगल, ये वाला एंगल है क्या? इतना कम एंगल है क्या इनके बीच में? नो सर। No. नहीं। समझ में आया? इनके बीच में एंगल कौन सा है? इसको पैरेलल शिफ्ट करो। कैसे? देखो, पैरेलल शिफ्ट करते हैं तो डायरेक्शन नहीं घूम रही है बिल्कुल भी। इसको यहाँ पे रख दो। समझ में आया? अब ये Yes. वाला जो एंगल होगा, अब इसमें दो एंगल कंफ्यूजन होते हैं कि ये लें या ये लें, तो छोटा वाला लेना है। कौन सा वाला लेना है? जैसे θ1 है, ये θ2, तो इसका आंसर आएगा θ1। एंगल इसमें θ1 आएगा, इसमें θ2 आएगा। तो कौन सा स्मॉलर ऑफ द एंगल लेना है? यहाँ पे लिख लो, स्मॉलर ऑफ द एंगल। समझ में आया? Yes, sir. यस Yes. सर। जैसे एक एग्जांपल कर लेते हैं।
ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है। ये तो 90 डिग्री है और ये एंगल गिवन है 60 डिग्री। हमसे पूछा है फाइंड एंगल बिटवीन फर्स्ट ए एंड बी वेक्टर, सेकंड बी एंड सी वेक्टर, थर्ड ए एंड सी वेक्टर। बताओ तीनों एंगल। क्या ए एंड बी 60 डिग्री होगा क्या? नो सर। वो हेड और टेल है, ध्यान से देखो, हेड और टेल से कभी एंगल मिलेगा क्या हमें? No, sir. नो सर। नहीं, टेल और टेल से। अच्छा, टेल और टेल के अलावा हेड और हेड से भी मिल सकता है। एक बार रुक जाओ, जैसे अगर मैं इन दोनों वेक्टर की हेड से हेड मिला दूं तो भी वही एंगल आएगा। जैसे मान लो मैं इस वाले वेक्टर को शिफ्ट कर दूं, इस वाले वेक्टर को मैं शिफ्ट करके ऐसा कैसा पैरेलल यहां रख दूं, तो ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे कि नहीं होंगे? थीटा 1 और थीटा 1 होंगे ना? यस सर। Yes, समझ में sir. आया? तो टेल टू टेल या हेड टू हेड दोनों से सही आएगा। टेल टू हेड नहीं होना चाहिए, टेल टू टेल मिला दो या हेड टू हेड मिला दो। समझ में आया? लिख लेना, एंगल बिटवीन टेल टू टेल और हेड टू हेड, वो भी कौन सा? स्मॉलर। तो ए और बी के बीच में कितना एंगल आया? 120 डिग्री। हाँ, कैसे आएगा? ये वाले वेक्टर को, ये पूरा इसको आगे शिफ्ट कर दो, आगे खिसका दो इसको। समझ में आया क्या? इसकी टेल को Yes. यहाँ पहुंचा दो, ये तो ये ए वेक्टर होगा, तो ये एंगल होगा, वो 60 है, तो ये कितना हुआ? 120 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ? समझ में Yes आया? sir. तो इसका आंसर आएगा 120 डिग्री। देन नेक्स्ट पूछा बी एंड सी। क्या बी एंड सी ये वाला एंगल है? No sir. वैसे ये एंगल कितना है? ये 30 डिग्री होगा ना? Yes, sir. हाँ, Yes, बट ये sir. एंगल नहीं है बी और सी में, क्योंकि बी तो इधर जा रहा है। बी को अगर हम आगे शिफ्ट करूं तो बी तो उधर जा रहा है और सी नीचे जा रही है ऐसे, तो इनके बीच में ये टेल से टेल मिला है, तो ये वाला एंगल होगा ना? समझ में आया? Yes sir. तो कितना होगा? 150 डिग्री। 180 में से माइनस कर दो 30। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes sir. देन एंड सी में तो डायरेक्ट मिल जाएगा, 90 है तो दूसरा एंगल भी 90 होगा। इस सी को मैं यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दूंगा तो ये एंगल भी तो 90 होगा, वो दूसरा 90 है, तो ये एंगल तो इजीली आ जाएगा 90 डिग्री। आएगा कि नहीं आएगा? Yes, Yes sir. sir. समझ में आया? एंगल निकालना कभी मिस्टेक होगी क्या एंगल निकालने में? क्योंकि अगर हमने एंगल ही गलत निकाल लिया तो आगे जितने भी हम एडिशन सब्ट्रैक्शन सब पढ़ेंगे वो गलत हो जाएगा सब। इसलिए एंगल निकालना समझ में आ गया, बहुत इजी काम है, बट फिर भी बच्चे गलती करते हैं। समझ में आया? तो एंगल कैसे चेक करते हैं? टेल टू Yes. टेल या हेड टू हेड, कौन सा वाला, बड़ा या छोटा? छोटा वाला। आया समझ में? Yes sir. एक लाइन और लिख लो जो मैंने बोली थी, अगर वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट करते हैं तो इसमें ना तो मैग्नीट्यूड चेंज होता है ना डायरेक्शन चेंज होता है, मतलब हम पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, बट अगर एंगल को रोटेट कर देते हैं तो ये चेंज हो जाता है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो जाती है। वेक्टर का या तो आप मैग्नीट्यूड चेंज कर दो या डायरेक्शन चेंज कर दो या दोनों चेंज कर दो, वेक्टर चेंज हो जाएगा। वेक्टर कब सेम रहेगा, वेक्टर कब कांस्टेंट रहेगा? ना तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए ना डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए, अगर कोई भी एक चेंज हो जाए तो वेक्टर चेंज हो जाता है। समझ में आया? Yes. सो ये लाइन लिख लेते हैं, इफ ए वेक्टर इज शिफ्टेड parallelly
it will not change. If it is rotated by an angle, it will change. समझ में आया? Yes, sir. अब नेक्स्ट टॉपिक लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट वेक्टर। कौन सा वेक्टर? यूनिट वेक्टर। इसका नाम यूनिट क्यों है, इसके पीछे भी रीजन है, वो समझेंगे, है ना? और इसका क्या काम है वो भी समझेंगे। ये बहुत काम का वेक्टर है, ये बहुत काम में आएगा आपके, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्या काम में आएगा वो समझना है, और इसका नाम यूनिट क्यों है वो भी समझना है। देखो, सबसे पहले नाम, इसका नाम यूनिट क्यों है? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड होता है 1। इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? यूनिट मतलब क्या होता है? 1। यूनिट मतलब क्या होता है? 1। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हो जाए 1। समझ में आया? तो मैग्नीट्यूड 1, इसमें बचा क्या? इसमें ओनली बची डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड को तो हमने 1 कर दिया, हमने कोई वेक्टर लिया, उसका मैग्नीट्यूड हमने फिक्स कर दिया 1 है। तो वेक्टर में दो चीजें होती है, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होती है डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो हमने 1 कर दिया, 1 क्यों किया वो भी समझ में आ जाएगा। और डायरेक्शन, अब बची डायरेक्शन। तो इस वेक्टर में मेनली क्या बची है? डायरेक्शन ही बची है। मैग्नीट्यूड तो 1 है। मान लो मैं इस वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर के साथ लगा दूं, तो ये मैग्नीट्यूड चेंज कर पाएगा क्या उसका? मान लो इस वेक्टर को मैं किसी दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 ही है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो चेंज होगा ही नहीं, क्या हो जाएगा? मान लो इसका मैग्नीट्यूड 2 होता, तो मैं जिस वेक्टर से इसको मल्टीप्लाई करता उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी डबल हो जाता। समझ में आया क्या? Yes, sir. तो कहने का मतलब क्या है, ये वेक्टर हम कहीं पे भी लगा सकते हैं, किसी भी दूसरे वेक्टर के साथ इसको एसोसिएट कर सकते हैं, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 है। एक तो फायदा इसका ये हो गया। समझ में आया क्या? हाँ। तो बट लगाएंगे क्यों? क्योंकि ये हमें डायरेक्शन बताता है। इसमें बची क्या है? बस इसमें क्या बचा हुआ है? बस डायरेक्शन तो बची है। तो किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन अगर हमें बतानी है तो हम जनरली जैसे बोलते हैं टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स वेस्ट, बट मैथमेटिक्स में ऐसे नहीं बोलेंगे, ईस्ट वेस्ट नहीं लिखेंगे। इक्वेशंस लिखेंगे वहां पे ईस्ट वेस्ट नहीं लिखेंगे। समझ में आया? जैसे अभी तो हम बोल देंगे टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, टुवर्ड्स वाई एक्सिस, ये बोलने में ठीक लग रहा है, बट मैथमेटिक्स में तो इक्वेशंस चलती है, वहां पे ईस्ट वेस्ट नहीं लिखेंगे, एक्स वाई नहीं लिखेंगे। वहां पे हम ईस्ट एक्सिस वेस्ट डायरेक्शन की जगह यूनिट वेक्टर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? यूनिट वेक्टर। हाँ। अब क्योंकि इसका यूज करेंगे तो हम इसका मैग्नीट्यूड 1 रखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर इसका यूज करेंगे तो जिस वेक्टर के साथ हम इसको लगाएंगे उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए। समझ में आया क्या? Yes, sir. इसलिए इसका मैग्नीट्यूड क्या रखा है? 1। तो बचा क्या इसमें? डायरेक्शन। तो हम फिर अलग अलग एक्स एक्सिस के यूनिट वेक्टर को ये बोलते हैं, वाई को ये बोलते हैं, जेड एक्सिस के यूनिट वेक्टर को ये बोलते हैं। तो जैसे मैंने बोला, एक्स एक्सिस के यूनिट वेक्टर को मैं नाम दे दूंगा आई केप। इसका सिंबल होता है केप, क्योंकि दूसरे वेक्टर से डिफरेंट होता है। ये दूसरे वेक्टर से डिफरेंट है ना, तो इसको हम, जैसे ए वेक्टर का कोई यूनिट वेक्टर है तो उसको मैं ए केप लिखूंगा। ये तो नॉर्मल वेक्टर है और ये यूनिट वेक्टर। समझ में आया? Yes, ये केप, इसके ऊपर केप लगाएगा। ठीक है? तो ए वेक्टर की जो डायरेक्शन बताएगा उसके वेक्टर को बोलेंगे ए केप, उसका यूनिट वेक्टर है। तो ये नॉर्मल वेक्टर से डिफरेंट है, ये डायरेक्शन बताता है। तो हम क्या करेंगे, हम ईस्ट वेस्ट ऐसे ना बोलना पड़े, एक्स वाई जेड ऐसा ना बोलना पड़े डायरेक्शन को, तो हम उनके यूनिट वेक्टर बना देंगे जो उनकी जगह, जैसे टुवर्ड्स एक्स एक्सिस लिखा हुआ है तो उसकी जगह मैं यूनिट वेक्टर लिख दूंगा। समझ में आया क्या? yes, sir. जैसे मान लो एक कार जा रही है, मैंने बोला एक कार जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, तो टुवर्ड्स एक्स एक्सिस की जगह मैं लिख दूंगा आई कैप। क्या लिख दूंगा? I cap. तो आई कैप बन गया एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर, तो 10 आई कैप। तो उस वेक्टर को क्या लिख दूंगा? वी वेक्टर इज इक्वल टू 10 आई कैप। 10 क्या है? मैग्नीट्यूड। 10 मीटर पर सेकंड क्या है? मैग्नीट्यूड। और आई कैप से क्या समझ में आ जाएगा आपको? आई कैप से क्या कि वो एक्स एक्सिस में जा रही है। समझ में आया?
हाँ, Yes, sir. जैसे y एक्सिस में जा रही होती, मान लो x इधर है, मान लो y ऐसे, तो y में जा रही है, तो उसको बोल देंगे j कैप। क्या बोल देंगे? J. j कैप। तो मान लो 20 से y में जा रही है, तो उन्हें बोल देंगे 20 j कैप। तो ये j कैप इज ए यूनिट वेक्टर। समझ में आया? हाँ, Yes. इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1, इसलिए तो 20 के साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 ही रहेगा। 20 में मैं j कैप मल्टीप्लाई करूंगा तो 20 ही रहेगा, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। समझ में आया? हाँ, Yes, sir. ठीक है। तो इसका ये पर्पस होता है, तो इसके बारे में हम लिख लेते हैं थोड़ा सा। सो ये क्या, ये कौन सा वेक्टर होता है? इट इज ए वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? यूनिट, एंड विच स्पेसिफाई डायरेक्शन ऑफ पर्टिकुलर वेक्टर। समझ में आया? जैसे मान लो एक वेक्टर है ईस्ट की तरफ, मान लो एक पार्टिकल का वेक्टर है, ए वेक्टर दैट इज 10 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। एक पार्टिकल 10 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट में गया है। पार्टिकल जब कहीं मूव करता है तो उसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है हम, कि 10 मीटर गया है तो किधर गया है। तो इस केस में किधर गया है? ईस्ट में। तो इसको क्या बोलूंगा मैं? ए वेक्टर इज इक्वल टू 10 मीटर ड्यू ईस्ट, ऐसे लिखेंगे। समझ में आया? Yes. आया समझ में? अब ये ए वेक्टर का जो डायरेक्शन बताने वाला वेक्टर होगा वो होगा यूनिट वेक्टर। वो क्या होगा? यूनिट वेक्टर। उसको कैसे लिखेंगे हम? यूनिट वेक्टर ऑफ ए, यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर is denoted as a cap। कैसे डिनोट करते हैं? a cap। समझ में आया? तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर होता है, इसका मैग्नीट्यूड होता है 1। तो इसका फॉर्मूला याद रखो, यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूला होता है यूनिट वेक्टर। तो इसका यूनिट वेक्टर मैं निकाल लूंगा ए कैप। ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर है ए कैप, तो ये क्या बनेगा? ए वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, ये बनेगा ना। ये फॉर्मूला लगाऊंगा मैं यूनिट वेक्टर का। तो ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या बनेगा? ए वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। समझ में आया? ये नीचे क्या लिखा है मैंने? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये लिखा है ना। Yes. समझ में आया? तो ए वेक्टर क्या था? ए वेक्टर ये था 10 मीटर ड्यू ईस्ट। ए वेक्टर क्या था? 10 मीटर ड्यू ईस्ट। और नीचे मैग्नीट्यूड लिखेंगे। मैग्नीट्यूड कितना है? 10 मीटर। 10 मीटर से 10 मीटर कैंसिल, तो 10 से 10 कट करेंगे तो क्या आएगा? 1। और बचा क्या? डायरेक्शन। तो ए कैप क्या आया? 1 इंटू ड्यू ईस्ट। समझ में आया क्या? तो समझ में आ गया ना मैग्नीट्यूड 1 कैसे हुआ? हाँ, Yes. और बचा क्या? डायरेक्शन। तो ये ड्यू ईस्ट की जगह मैं क्या लिख दूंगा? सो इसके आगे ए वेक्टर को मैं कैसे स्पेसिफाई करूंगा? 10 मीटर इंटू ए कैप, ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आया? ये ए कैप क्या है? ये डायरेक्शन बता रहा है ड्यू ईस्ट। आया समझ में? Yes. Yes, sir. ए कैप क्या बता रहा है हमें? 10 मीटर तो मैग्नीट्यूड है, वो तो वो का वही है, हमने उसमें कोई चेंज नहीं किया। समझ में आया? और ड्यू ईस्ट को हमने कैसे लिख दिया? Unit ए vector. कैप। हाँ, उसका यूनिट वेक्टर ए कैप। समझ में आया? Yes, sir. तो यूनिट वेक्टर क्यों इंपॉर्टेंट समझ में आया? क्योंकि हमें डायरेक्शन बताता है, इसका मैग्नीट्यूड होता है 1। ठीक है? Yes, sir. लिख लिया? Yes, sir. अब देखो, या तो हम ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं, या फिर किसी भी वेक्टर में क्या होता है? किसी भी वेक्टर में
दो चीज होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। जैसे इस वेक्टर में भी दो चीज थी, ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन को तो हम यूनिट वेक्टर से बताते हैं, डायरेक्शन को तो किससे बताते हैं, यूनिट वेक्टर से। तो कोई भी वेक्टर को मैं उसके मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, इसकी जगह ये देखो, ये मैग्नीट्यूड इनटू क्या आया, कोई भी वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, ये वेक्टर है, ये इसका मैग्नीट्यूड है और ये इसकी डायरेक्शन। समझ में आया, यूनिट वेक्टर क्या है, इसकी डायरेक्शन। तो किसी भी वेक्टर को मैं कैसे स्पेसिफाई करूंगा, आपसे कैसे स्पेसिफाई किया जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय उसका यूनिट वेक्टर। समझ में आया क्या, Yes. यही तो फॉर्मूला था ये वाला भी। यूनिट वेक्टर क्या था, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर क्या बन जाएगा, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। समझ में आया, Yes, sir. तो यूनिट वेक्टर क्या Yes, sir. बताएगा हमें, डायरेक्शन बताएगा। आएगा समझ में, Yes, sir. Yes, sir. अब जैसे मैंने बोला ना, आई कैप जे कैप, उन वेक्टर्स को बोलते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस या ईस्ट वेस्ट की डायरेक्शन बताते हैं। ये ए कैप तो मैंने इस एग्जांपल में लिया है, हम इनको नाम दे देंगे, ईस्ट को आई कैप बोल देंगे। समझ में आया, ए कैप नहीं लिखेंगे उसको, क्या लिखेंगे, आई कैप। तो ऐसे वेक्टर्स को बोलते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। समझ में आया, Yes, sir. Yes. ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है, ये जो यूनिट वेक्टर्स है सब एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं। जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में कितना एंगल होता है, 90 डिग्री। वाई और जेड में कितना होता है 90, एक्स और जेड में कितना होता है 90। वैसे ईस्ट वेस्ट में कितना होता है 90, है ना। नॉर्थ वेस्ट में कितना होता है 90, ईस्ट साउथ में कितना होता है 90। तो ऐसे यूनिट वेक्टर्स को क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है 90 डिग्री, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो जैसे मान लो ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ठीक है। मैं इसको टॉप से देख रहा हूँ, तो एक्स वाई तो इसी प्लेन में है और जेड एक्सिस से ऊपर निकल रही है। समझ में आया, जेड एक्सिस कैसे निकल रही है, इस प्लेन में, जिस प्लेन में आप बना रहे हो उस प्लेन के परपेंडिकुलर निकल रही है, आपकी कॉपी के परपेंडिकुलर, ठीक है। इनकी नेगेटिव भी होती है। ये कौन सी एक्सिस होगी, नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये नीचे वाली कौन सी होगी, Negative y. नेगेटिव वाई एक्सिस। और ये वाली पीछे अंदर वाली, कॉपी के अंदर वाली जिसमें आप बना रहे Negative z. हो, नेगेटिव जेड होगी। समझ में आया क्या। अब देखो, अगर पार्टिकल इधर जा रहा है तो मान लो 10 मीटर इधर गया, तो मैग्नीट्यूड तो 10 मीटर हो गया, बट डायरेक्शन क्या लिखेंगे, उसको लिख देंगे आई कैप। तो अगर पार्टिकल एक्स एक्सिस में राइट में जा रहा है, एक्स एक्सिस में जा रहा है तो आई कैप, या राइट में जा रहा है तो आई कैप, और इधर जा रहा है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस में Minus माइनस। sign. समझ में आया, डिफरेंस होता है ना, राइट में जाना या लेफ्ट में जाना, दोनों में डिफरेंस में 10 मीटर राइट में गया तो 10 आई कैप बोलूंगा, 10 मीटर लेफ्ट में गया तो -10 आई कैप बोलूंगा। राइट मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस, लेफ्ट मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस। समझ में आया। और इसी को ही हम ईस्ट भी बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, वेस्ट। ये सब हॉरिजॉन्टल प्लेन में। समझ में आया क्या। देन इसको क्या Yes. बोलेंगे, नॉर्थ, और इसको क्या बोलेंगे, साउथ। समझ में आया। Yes. तो अगर पार्टिकल वाई एक्सिस में जा रहा है या नॉर्थ में जा रहा है तो उसका यूनिट वेक्टर होता है जे कैप। उसका यूनिट वेक्टर क्या होता है, जे कैप। समझ में आया। Yes. Yes, sir. और अगर साउथ में जा रहा है तो, या फिर नेगेटिव वाई एक्सिस में जा रहा है तो
माइनस जे कैप। minus j. आया समझ में? अब अगर वो उड़ रहा है, ग्राउंड से ऊपर जा रहा है, ग्राउंड से ऊपर जा रहा है, तो वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन थोड़ा ना बोलेंगे। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो ग्राउंड पे कहीं भी जाओगे उसमें होती है डायरेक्शन। समझ में आया? ऊपर जा रहा है, मान लो एक बर्ड ऐसे ऊपर या फिर मिसाइल ऊपर जा रही है, ठीक है, तो उसको ऐसे बोलेंगे ईस्ट में जा रही है, वेस्ट में जा रही है, नॉर्थ में जा रही है, साउथ में, किसी में नहीं जा रही वो तो। समझ में आया क्या? हाँ, Yes, sir. तो उसमें डायरेक्शन उसको बोलेंगे जेड एक्सिस में जा रहा है, वो ऊपर जा रहा है, तो उसके लिए हम लगाएंगे के कैप। अगर ऐसे जा रहा है ऊपर की तरफ तो इसका यूनिट वेक्टर क्या बोलेंगे? के कैप। और अगर अर्थ के मतलब जरूरी नहीं है कि ओरिजिन, ये ओरिजिन से देख रहे हैं हम, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, एकदम इनके बीच वाले पॉइंट को ओ, ओरिजिन। ओरिजिन अगर ग्राउंड पे मतलब अर्थ के अंदर जा रहा है, या फिर ओरिजिन ऊपर भी शिफ्ट कर सकते हैं, ओरिजिन कहीं पे भी बना सकते हैं हम। समझ में आया? ओरिजिन से नीचे जा रहा है तो नेगेटिव जेड एक्सिस, तो इसका होगा यूनिट वेक्टर माइनस के कैप। समझ में आया क्या? तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आई कैप स्पेसिफाइज एक्स एक्सिस या ईस्ट एक्सिस, जे कैप स्पेसिफाइज वाई एक्सिस, के कैप स्पेसिफाइज जेड एक्सिस। समझ में आया? जैसे Yes, मान लो sir. कोई एक एग्जांपल लेते हैं, एक वेक्टर है ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड है 3 और डायरेक्शन है किधर दिख रही है, ईस्ट बोल दो या एक्स एक्सिस बोल दो, तो इसको कैसे लिखेंगे? 3i कैप। समझ में आया? कैसे लिखेंगे? Yes, sir. Yes, sir. 3i कैप। मान लो एक वेक्टर है, यूनिट आप चाहो तो लिख दो बाद में, मीटर, 3i कैप मीटर, ठीक है। मान लो एक पार्टिकल नॉर्थ की तरफ जा रहा है, मतलब वाई एक्सिस में, मान लो 5 मीटर गया, या फिर 4 मीटर गया, ये बी वेक्टर है, तो इसको कैसे स्पेसिफाई करेंगे? ऐसे थोड़ा ना लिखेंगे 4 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, ऐसे लिखेंगे 4 जे के। समझ में आया? और मान लो Yes. एक वेक्टर जो ऐसे बीच में जा रहा है, ईस्ट में भी जा रहा है और नॉर्थ में भी जा रहा है, मतलब एक्स में भी जा रहा है और वाई में भी जा रहा है, तो फिर इसका हमें पता लगाना पड़ेगा कि आई कैप में कितना गया और जे कैप में कितना गया। समझ में आया? तो उसको बोलते हैं रिजोल्व करना। उसको क्या बोलते हैं? रिजोल्व। मान लो ये बीच में गया 5 मीटर और ये गया 37 डिग्री पर, तो एक्स में कितना गया होगा? 5 cos 37। एक्स में कितना गया होगा? समझ में आया क्या? ये मैं बाद में निकालना सिखाऊंगा इसको डायरेक्ट, ये गया होगा। कैसे निकालेंगे? एक्स का कंपोनेंट इसका, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये होगा इसका, यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये कंपोनेंट होगा इसका एक्स का। तो कोस थीटा क्या होता है? बेस, बेस मान लो एक्स अपॉन हाइपोटेनियस 5, तो एक्स क्या आ जाएगा? 5 कोस 37 डिग्री। समझ में आया क्या? Yes. समझ में आया? इसको बाद में और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी थोड़ा कम भी आए तो चलेगा, ठीक है। सो कोस 37 कितना होता है? कोस 37 कितना होता है? 4/5। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो x आ गया 4, मतलब इसकी वैल्यू आ गई 4। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 4 मीटर आ गई। अगर ये 5 मीटर है तो इसका बेस होगा 4 मीटर, और वैसे ये इसका परपेंडिकुलर होगा 3 मीटर। 4 3 3 4 5 का ट्राइंगल बन गया ना, ये बताया था ना मैंने 37 डिग्री वाला। Yes, sir. तो y एक्सिस में कितना गया है? ये इतना ही तो गया y एक्सिस में। समझ में आया? मतलब कोई पार्टिकल x और y दोनों के बीच में चल रहा है तो वो x कोऑर्डिनेट भी चेंज कर रहा है, y भी चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो इसको कैसे लिखेंगे? मान लो ये c वेक्टर है, तो c वेक्टर कैसे लिखेंगे हम, इसको कैसे स्पेसिफाई करेंगे? तो आप पूछोगे सर x में कितना गया, तो निकाल लिया हमने 4 गया तो 4i कैप। फिर पूछोगे y में कितना गया, तो 3 गया तो 3j। अगर मैं सिर्फ आपको ये दे देता
कि एक वेक्टर 4i कैप प्लस 3j कैप गया, तो आपको समझ में आ जाता कि ये आई कैप में भी चल रहा है और जे कैप में भी चल रहा है। मतलब आई कैप में मतलब एक्स एक्सिस में कितना चला 4 मीटर और वाई एक्सिस में कितना चला 3 मीटर। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes. लिखो यहाँ तक। अब नेक्स्ट टॉपिक लिखो। सो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, वेक्टर्स में क्या क्या होता है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन हमने समझ लिया, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बाय एरो, एरो की लेंथ बताती है मैग्नीट्यूड और हेड बताता है डायरेक्शन, एंगल बिटवीन वेक्टर्स देख लिया, ठीक है। देन फिर यूनिट वेक्टर हमने समझ लिया। अब हम नेक्स्ट समझेंगे वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं। समझ में आया? सो नेक्स्ट टॉपिक लिखो, एडिशन ऑफ, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, दोनों काम हो जाएगा इसमें। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। अब इसमें देखो टोटल 3 रूल्स होते हैं वेक्टर एडिशन के, हम 1 बाय 1 तीनों देखेंगे। सो फर्स्ट रूल लिखो, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। ये क्या होता है देखो, जैसे मान लो मुझे 2 वेक्टर ऐड करने हैं, मेरे पास ही 2 वेक्टर है, ए वेक्टर और एक ये है बी वेक्टर। दोनों को मैंने एरो से ही दिखाया हुआ है क्योंकि वेक्टर को हम एरो से ही रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। इन दोनों को मुझे ऐड करना है, ठीक है। तो लॉ का नाम क्या है, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। इस लॉ के हिसाब से हमें कैसे ऐड करना है वो समझेंगे। ट्राइंगल वर्ड से समझो इसको, इन 2 साइड से हम ट्राइंगल बनाने का ट्राई करेंगे। ट्राइंगल की 2 साइड इनको मान लेंगे हम। ट्राइंगल में टोटल कितनी साइड्स होती है? 3 होती है ना। हाँ, तो 2 तो ये हो गई, तो जो बची तीसरी साइड होगी वो इन दोनों का वो वेक्टर होगा जो इन दोनों का एडिशन वेक्टर है। देखो 2 वेक्टर को ऐड करते हैं तो तीसरा वेक्टर जो आएगा वो भी तो एक वेक्टर ही आएगा, मतलब इनका जो रिजल्ट आएगा वो भी वेक्टर ही आएगा ना। 2 वेक्टर को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, वेक्टर ही मिलेगा। तो उस वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा। समझ में आया क्या? जैसे इन Yes. दोनों का है, जैसे इन दोनों का है वैसे उसका भी होगा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो हमें सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड नहीं बताना है, उसकी डायरेक्शन भी बतानी है। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes. तो हमें बताना है ए प्लस बी वेक्टर बताना है मुझे, ए वेक्टर में बी वेक्टर को ऐड करना है, मतलब ए प्लस बी वेक्टर बताना है। मान लो वो ए प्लस बी वेक्टर का जो मिलेगा वो सी वेक्टर है। वो कौन सा वेक्टर है? C. सी वेक्टर। वो भी तो एक नया वेक्टर बन गया ना। तो उसको मिला के टोटल 3 साइड्स बन सकती कि नहीं बन सकती? सी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर को मिला के टोटल Yes, 3 sir. साइड्स बन सकती। तो ए और बी तो हमें गिवन है, वो जो तीसरी साइड होगी वो हम उस ट्राइंगल को कंप्लीट कर देंगे, वो होगी। कैसे करेंगे देखो, इसको उठा के हमें, इसको उठा के ए के ऊपर बिठाना है। कैसे बिठाएंगे देखो इधर, इस बार टेल टू टेल नहीं बिठाएंगे, ठीक है, वो एंगल निकालने के लिए बिठाते हैं। समझ में आया क्या? कैसे बिठाएंगे कि ट्राइंगल की 2 साइड्स बने इन सक्सेसिव मैनर, सक्सेसिव ऑर्डर में। मुझे ट्राइंगल बनाना है इन सक्सेसिव ऑर्डर, मतलब एक एरो शुरू हुआ वहां से दूसरा शुरू होना चाहिए। एक एरो यहाँ शुरू हुआ यहाँ खत्म हुआ, यहाँ से दूसरा शुरू होके वहां खत्म होगा। समझ में आया? ऐसे बनानी मेरे को। तो कैसे, ये ए वेक्टर था, ए को तो मैंने वहीं के वहीं रखा है, ठीक है। अब बी वेक्टर, इस बी वेक्टर को मैं उठा के इसको उठा के देखो पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ रख दिया। समझ में आया क्या? आया समझ में? Yes.
ये है बी वेक्टर। पैरेलल शिफ्ट करना है हमेशा, जब भी वेक्टर को शिफ्ट करते हैं तो पैरेलल शिफ्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा चलो एंगल की बात करें, तो क्या ये एंगल है क्या इन दोनों के बीच का? नहीं, ये थोड़ा ना होता है। एंगल निकालना होता तो वो एंगल होता ये वाला। समझ में आया क्या? Yes. आया Yes. समझ में? हाँ चलो एंगल की बात अभी नहीं कर रहे, अभी तो हम देखेंगे कि अब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, है ना। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर, वो होगा इस ट्राइंगल की थर्ड साइड। इस ट्राइंगल की थर्ड साइड है जो ए से शुरू होगी और बी के एंड पर खत्म हो जाएगी, ये। तो ये वेक्टर है ए प्लस बी वेक्टर, इसको मैं नाम दे दूंगा सी वेक्टर। सी वेक्टर क्या है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का एडिशन। समझ में आया क्या? तीसरी Yes, साइड sir. ट्राइंगल की क्या होगी? दो Yes. को तो हमने सक्सेसिव ऑर्डर में रखा है, लेकिन तीसरे को अपोजिट ऑर्डर में रखा है। देखो तीसरे को अपोजिट ऑर्डर में रखा है, अपोजिट में रखा है ना। ए से बी हमने हेड टू टेल रखा था, फिर बी से सी हमने हेड टू टेल नहीं रखा है, हेड हेड दिख रहा है, देखो वहां पे अपोजिट ऑर्डर में रखा है ना। समझ में आया Yes. क्या? Yes. तो वेक्टर एडिशन जब भी करते हैं तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक मिला देते हैं डायरेक्ट। जैसे आपने पढ़ा होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा होगा ना, इनिशियल से फाइनल निकाल देते हैं हम डायरेक्ट। जैसे मान लो कोई पार्टिकल यहां से चला ए, फिर यहां से चला बी, तो डिस्प्लेसमेंट यही होता था ना उसका, ये शॉर्टेज डिस्टेंस। समझ में आया? याद है डिस्प्लेसमेंट क्या होता Yes, था? sir. इनिशियल से फाइनल मिला Yes. देते थे ना, वही इसमें कर रहे हैं और क्या। कोई भी वेक्टर में ऐसे ही करते हैं, नॉट ओनली इन डिस्प्लेसमेंट। तो ए वेक्टर ऐसा था, बी वेक्टर ऐसा था, तो दोनों को ट्राइंगल की तरह मिला दिया, तो सी वेक्टर वो बन जाएगा, उनका एडिशन। समझ में आया क्या? Yes. Yes, sir. जैसे मान लो Yes. दूसरा केस लेता हूं मैं। ये मान लो अब इस केस में ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये। अब देखते हैं इसका वेक्टर क्या आएगा, सी वेक्टर। तो कैसे रखेंगे? ए वेक्टर को मैंने ऐसा कैसा रख दिया, है ना, और ट्राइंगल बनाना है तो बी वेक्टर को यहां से उठा के मैं यहां रख दूंगा। समझ में आया क्या? Yes. तो Sir. अब बताओ इनका रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा आएगा? ये आएगा या फिर ये आएगा? Second. Second wala. सेकंड वाला आएगा, ए से बी। समझ में आया? Yes. 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 ये आएगा C इज इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर। अच्छा एक और चीज, अगर आप a प्लस बी करो या b प्लस ए करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मैं b प्लस ए निकालूं तो b पर a रख दूंगा, इसको मैं नीचे कर देता हूँ। अगर मैं इस वाले एग्जाम्पल में, ये वाले एग्जाम्पल में अगर मैं b प्लस ए निकालूं तो b वेक्टर है ये ऐसे, ये b वेक्टर है ना। अगर मैं b प्लस ए निकालूं तो अब a वेक्टर इसके ऊपर रख दूंगा मैं ऐसे। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes. ये a वेक्टर, तो b प्लस ए कौन सा आएगा? ये आएगा। तो ये भी वही तो आ रहा है, देखो उसके सेम पैरेलल ही तो आ रहा है, ये और ये देखो लेंथ भी सेम आ रही है, सेम आ रही है कि नहीं आ रही है? Yes. Yes. तो ये भी सी वेक्टर हुआ, मतलब a प्लस बी वेक्टर बोलो या b प्लस ए वेक्टर बोलो, जैसे आपको ऐड करना है दोनों सेम ही आता है। समझ में आया क्या? Yes. Yes, sir. आया समझ में? Yes. Sir. Yes, है sir. ना, a में b को ऐड करो तो a से भी मिला देंगे, b में a को ऐड करेंगे तो b से a मिला देंगे, फाइनल रिजल्ट वही आएगा। आया समझ में? अब इसका मैग्नीट्यूड तो क्या होगा, ये यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस, ये मैग्नीट्यूड होगा इसका, एरो की लेंथ। समझ में आया? और डायरेक्शन इस एंगल से मिल जाएगी। आया क्या समझ में? वो हम निकालना सीखेंगे बाद में। आया समझ में? वो हम Yes. बाद में निकालना सीख जाएंगे, ठीक है। अब जैसे मुझे
इन दोनों का ही ये वाला एग्जांपल तो हटा देता हूँ मैं, ये तो ऐसे ही बता देता हूँ। a माइनस बी निकालना है मुझे, ये दोनों वेक्टर का ही मुझे क्या निकालना है, a माइनस बी। ऑल्सो फाइंड a माइनस बी। सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन क्या होगा, a माइनस बी वेक्टर, ये निकालना है। तो मान लेते हैं उस वेक्टर का मैंने नाम दे दिया डी वेक्टर इज इक्वल टू a माइनस बी वेक्टर, ये नाम दे दिया। a प्लस बी था c, तो a माइनस बी दे दिया मैंने d। समझ में आया क्या? Yes. Yes, sir. Yeah. अब देखो मुझे एडिशन करना आ गया, तो सब्ट्रैक्शन को भी मैं एडिशन के तरीके से कर सकता हूँ। समझ में आया क्या? मुझे Yes, ऐड sir. करना आता है तो सब्ट्रैक्शन भी मैं ऐड करने वाला मेथड ही लगाऊंगा। कैसे? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, ये एक ही Yes, तो बात है। sir. तो मुझे Yeah. a वेक्टर में क्या ऐड करना है, माइनस बी वेक्टर ऐड करना है। पहले मैंने a वेक्टर में क्या ऐड किया था, b वेक्टर ऐड किया था। अब मुझे क्या करना है सब्ट्रैक्शन में, a वेक्टर में माइनस बी वेक्टर ऐड कर दो। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो अब b वेक्टर इधर है तो माइनस बी वेक्टर किधर होगा, इसका उल्टा 180 डिग्री से घुमा दो। कोई भी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर उसका 180 डिग्री होता है। समझ में आया? जैसे कोई वेक्टर इधर है, a वेक्टर इधर है तो माइनस a वेक्टर इधर होगा। जैसे मैंने बोला था ना i कैप इधर है तो माइनस i कैप इधर है। समझ में आया? Yes, sir. तो b वेक्टर उधर है तो माइनस b वेक्टर उधर होगा। एंगल कितना होगा दोनों में, 180 डिग्री। तो माइनस b वेक्टर किधर होगा, ये होगा माइनस b वेक्टर, इसके जस्ट अपोजिट। समझ में आया क्या? Yes. आया समझ में? Yes, sir. a वेक्टर में, हाँ अब देख लो, फिर से बना देता हूँ मैं उन दोनों वेक्टर को। a वेक्टर इधर था, ठीक है, b वेक्टर इधर था, तो माइनस बी वेक्टर किधर होगा, इधर हो जाएगा। समझ में आया? 180 डिग्री अपोजिट, ये होगा माइनस बी वेक्टर। होगा कि नहीं होगा? लेंथ मैग्नीट्यूड Yes. वही रहेगा, उनकी डायरेक्शन 180 डिग्री घूम जाएगा, एरो घूम जाएगा 180 डिग्री से माइनस में हुआ तो। समझ में आया? तो अब ए वेक्टर में मुझे प्लस एडिशन ही करना है, तो कैसे, वो ट्राइंगुलर रूल लगा देंगे। ए वेक्टर के हेड पर मैं माइनस बी वेक्टर रख दूंगा, ए वेक्टर के हेड पर मैं क्या रख दूंगा, माइनस बी वेक्टर। समझ में आया क्या? Yes. हाँ, तो ये ए वेक्टर, इसके हेड पर मैं पहले मैंने यहाँ पर बी वेक्टर रखा था हेड पर, अब मैं क्या रखूंगा, माइनस बी वेक्टर। तो माइनस बी वेक्टर ये वाला है, इसको उठा के, ये वाले वेक्टर को उठा के मुझे यहाँ लाना है। समझ में आया क्या? Yes, माइनस sir. बी वेक्टर, Yes, sir. तो वो ऐसा आएगा। समझ में आया क्या? Yes, sir. अब ये दो साइड्स बन गई, ये क्या बन गई, दो साइड्स। तो इनकी जो थर्ड साइड होगी फ्रॉम ए टू माइनस बी, ये मुझे देगी डी वेक्टर, एंड डी वेक्टर इज ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर, तो ये आया ए माइनस बी। समझ में आया? देखो a प्लस बी तो ये आया था, उन दो वेक्टर को मैंने ऐड किया। देखो a वेक्टर और दो b वेक्टर को ऐड किया तो ऐसे आया, और सब्ट्रैक्ट किया तो ऐसे आया। समझ में आया? अब जैसे a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है, वैसे a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए नहीं होगा। समझ में आया? Yes, sir. डायरेक्शन चेंज हो जाएगी उसकी। तो समझ में आया ट्रायंगल रूल का मीनिंग क्या होता है? Yes. Yes. लिखो, Yes. फिर इसका स्टेटमेंट लिखाता हूँ। तो इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं।
when two vector represents successive sides of a triangle. सक्सेसिव साइड्स का मीनिंग समझ में आया? Yes, सक्सेसिव sir. साइड्स का मीनिंग समझ में आया? Yes. हाँ, लाइन से रखी थी ना हमने, एक के हेड, एक वेक्टर खत्म हुआ फिर वहां से दूसरा वेक्टर शुरू हुआ, ठीक है? सो व्हेन टू वेक्टर रिप्रेजेंट सक्सेसिव साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, देन द third side in opposite, then the third side in opposite direction. अपोजिट क्यों लिखा मैंने यहाँ पे? देखो, ये यहां से ऐसे शुरू हुई और ऐसे खत्म, ऐसे जा रही थी, अब तीसरा ऐसे आ रहा है। समझ में आया है क्या? Yes, sir. अगर सेम अपोजिट डायरेक्शन ही मैनर लिख लो उसको, इन अपोजिट मैनर, ठीक है? गिव्स द सम ऑफ टू वेक्टर्स और द, या फिर क्या बोलते हैं इसको, रिजल्टेंट वेक्टर। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। नाउ ये था फर्स्ट रूल, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस, ठीक है? अब वैसे पॉलीगन लॉ भी इसी के अंडर आता है, तो उसको मैं अलग से रूल नहीं बोल रहा हूँ, वन में लिख रहा हूँ उसको भी, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो, ट्रायंगुलर रूल यूज होता है दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए, और अगर दो से ज्यादा वेक्टर को मुझे एक साथ ऐड करना है तो कौन सा रूल यूज होगा? पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन मतलब इसमें अगर दो से ज्यादा साइड से तो पॉलीगन बनेगा। समझ में आया? जैसे मान लो मेरे Yes. पास ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ठीक है? इन तीनों को मुझे ऐड करना है, तो रूल वही बोलता है कि सबको सक्सेसिव ऑर्डर में साइड्स ऑफ ए पॉलीगन बना लो। क्या बना लो? पहले हमने साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल बनाई थी, अब क्या बना लो? साइड्स ऑफ ए पॉलीगन। तो कैसे बनाएंगे? देखो, ए को वैसा का वैसा रखा मैंने, और बी को मैंने शिफ्ट करके ए की हेड पर रख दिया। समझ में आया? फिर सी को शिफ्ट करके मैंने सी की टेल को बी की हेड से ऐड कर दिया। अब इनका जो रिजल्टेंट होगा, मान लो रिजल्टेंट इनका आर वेक्टर, वो होगा इनिशियल से, जैसे ट्राइंगल में करते थे, इनिशियल पॉइंट से फाइनल वेक्टर के हेड तक का वेक्टर होगा, ये होगा आर वेक्टर। तो ये आर वेक्टर क्या होगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। समझ में आया क्या? Yes, sir. आया समझ में? अब देखो, इसको हम डायरेक्टली ऐसे भी बता सकते हैं कि जैसे अगर मुझे ए प्लस बी को ऐड करना है तो उसका वेक्टर कौन सा होगा? ए और बी, देखो ऑलरेडी दो साइड्स रखी हुई है मेरे पास, तो इन दोनों को ऐड करूंगा तो यहां से ये आएगा ए प्लस बी वेक्टर। आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. अब मुझे ए प्लस बी एक वेक्टर है, रुको अभी एक साथ लिखना, पहले समझो पृष्टि। ए प्लस बी वेक्टर में मुझे सी वेक्टर ऐड करना है, तो ये एक साइड है और दूसरी ये वाली साइड है, इन दोनों को ऐड करना है, तो उनका रिजल्टेंट यही आएगा ना, आर वेक्टर, और वो यही होगा ए प्लस बी प्लस सी। होगा कि नहीं होगा? ए प्लस बी एक साइड प्लस सी तीसरी साइड। आया क्या समझ में? प्रूफ हुआ ना? Yes, sir. हाँ, लिख लो। Sir, thank you. बाय, वेलकम, Bye, sir. बाय। सर